अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशवीन जमाल। लाजिम मुल्क में कमर तोड़ महंगाई, बिजली के लंबे लंबे बिल और ताजर दो स्कीम के नफाज के खिलाफ ताजर तंजीमों की जानिब से आज मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसके बायस मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बहुत कामयाब जो है हड़ताल रही आज का सारा दिन। जहाँ इस हड़ताल के बायस मुल्क के बड़े बड़े कारोबारी मराकज़ हमने देखा कि बंद रहे, वहीं दुकानदारों ने इस हड़ताल में अपना हिस्सा डालते हुए गली महल्ले की छोटी छोटी दुकानें भी आज बंद रखी। ताजर तंजीमों की शटर डाउन हड़ताल के नतीजे में FBR की जानिब से ताजरों को मुज़ाकरात की पेशकश की गई, जिसमें FBR की जानिब से ताजरों पर यह वाज़े कर दिया गया कि हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई ताजर दो स्कीम को वापस किसी सूरत नहीं लिया जाएगा। इस स्कीम के तहत इनकम टैक्स टेबल में तरमीम समेत मार्केट रेट पर नजरसानी और छोटी दुकानों पर गैर जरूरी बोझ न डालने जैसे इकदाम का जायजा तो लिया जा सकता है। दूसरी जानिब हुकूमत ने ताजरों पर यह भी वाज़े कर दिया है कि हुकूमत उनके किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगी और रिटेल सेक्टर को हर सूरत टैक्स नेट में आना होगा। एक तरफ हुकूमती इकदाम के खिलाफ ताजर तंजीमें सरापा एहतजाज हैं, तो दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार में यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन भी अपने हकूक के लिए डी चौक में जमा हैं। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का मुतालबा है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की बंदिश के हवाले से लिया जाने वाला फैसला वापस ले। हुकूमत के खिलाफ आए रोज़ की हड़तालें, एहतजाज, ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके बायस लोगों का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज लगता है। ख़ासतौर पर हम अगर शहर इक़्तिदार की बात करें तो होकर रह गया है। गवर्नमेंट क्या इस सब को लेकर किसी किस्म का प्रेशर महसूस कर रही है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि पोलिटिकल फ्रंट तो है ही, लेकिन साथ में इस तरह की ग्रीवेंसेस जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। जो कुछ माशी मुश्किल फैसले हम हमेशा कहते हैं कि हुकूमतों को करने चाहिए, क्या हमारे बाकी जो जमातों के लोग हैं वो समझते हैं कि ये वही मुश्किल फैसले हैं जिनकी तरफ हुकूमत बढ़ रही है, या फिर जो फैसले किए जा रहे हैं उनको करने का तरीकाकार दुरुस्त नहीं है? मसला एग्जैक्टली है क्या, थोड़ा सा ये भी अंडरस्टैंड करेंगे। एंड ऑफ कोर्स कुछ सियासी मामलात भी हैं, बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर उमैर न्याजी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेंटर शाहजेब दुरानी मौजूद हैं, थैंक यू सो मच सर आपका भी आपके वक्त के लिए। और जमीयत उलमा इस्लाम से हाफिज हमदुल्ला साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। मैं सेंटर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। सर, ये जो आज हमने देखा कि हड़ताल, और लाइक आई सेड इन द इंट्रोडक्शन ऑल्सो, कि बड़ी कामयाब हड़ताल, आई वुड से कि बड़े कामयाब रहे वो सारा कुछ बंद करने के अंदर। और उन्होंने आज जो ट्रेड सेंटर्स हैं, मुल्क के जो सेंट्रल ट्रेड सेंटर्स हैं वो सारे बंद रहे। किस तरह से एक तो इसको देख रहे हैं? उनका ये कहना है कि हुकूमत ने अगर कुछ करना भी था तो कम से कम हमें ऑन बोर्ड लिया जाता, ना हमसे कोई मुशावरत की गई, ना पूछा गया। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो तरीकाकार बताया जा रहा है टैक्स फाइलिंग का या टैक्स नेट के अंदर आने का, वो बड़ा मुश्किल है, एक छोटा दुकानदार तो समझ ही नहीं सकता। जी आप थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी देखिए, हमारे मुल्क के हालात जिस तरह जिस हम एक इकोनॉमिक क्रंच से गुजर रहे हैं, और जो एक इसकी लंबी हिस्ट्री है जिसमें मुख्तलिफ हुकूमतें जो है ना इस सारे दौर से गुजर के आई हैं, जिनमें लोगों को भी बहुत सारे मुश्किल डिसीजन थे, बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, लेकिन अब अगर हुकूमत ने ये तहैया कर लिया है तो ये खुशाइंद एक डिसीजन है जिसमें हम अपना टैक्स नेट बढ़ाना चाह रहे हैं। अब आप देखिए, मतलब कुछ चंद लोग जो हमेशा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे महंगाई की, या सैलरीड क्लास की बात कर रहे हैं, तो सैलरीड क्लास यहाँ पे सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रही है। अब सारा बर्डन, सारा जोर, सारा बोझ जो है वो एक टैक्स, उसी जो एक सैलरीड क्लास है उसी के ऊपर, और वो मेरे ख्याल कुछ 30 या 35 लाख हमारी जो टोटल FBR के रजिस्टर्ड जो मेंबर्स हैं वो हैं, और उनमें भी कुछ आई थिंक 50-60% सिर्फ पे कर रहे हैं और बाकी सिर्फ नॉन फाइलर सिर्फ रजिस्टर्ड हैं वो। लेकिन सर यहाँ पे मैंने सवाल इसीलिए दूसरी तरफ फ्रेम किया, यहाँ सवाल टैक्स आयद करने पर नहीं है, हुकूमत के तरीकेकार पर सवाल ताजर बिरादरी करिए कि ये कौन सा तरीका है, ना पूछा गया, ना बताया गया, एक स्कीम लेके आ गए और अब कह रहे हैं जी कि यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। जी देखें, ताजर बिरादरी जो ये कह रहे हैं कि जिन्हें पूछा गया, मैं खुद फाइनेंस कमेटी की मीटिंग्स में शामिल था जब बजट पेश हुआ, तो उसमें जितनी भी आपकी ये बड़े एसोसिएशंस थी, चाहे वो IT सेक्टर के हों, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री के हों, चाहे वो टिम्बर इंडस्ट्रीज के हों, ये सब आए थे वहाँ पे, उनसे डिस्कशन हुई, उनसे बहुत सारी बातें उन्होंने हमारी मानी, बहुत सारी बातों पर जो है ना वो डिस्कशन हुई, गवर्नमेंट ने जो है ना उनसे बातचीत की। तो ये तो उनके सबको कॉन्फिडेंस में लिया गया था। हाँ, अगर उनकी ये ईमा है कि जी उन पर टैक्स ना लगाया जाए, जो कि हर कारोबारी बंदा हो या एंटिटी हो या कोई कंपनी हो, तो उसको टैक्स से तो वैसे ही जो है वो इशू है। तो अगर वो ये चाहते हैं कि टैक्स ही ना लगाया जाए, या आई थिंक जो उनका कोर इशू है वो एक छोटा दुकानदार और रिटेलर। आई कम बैक टू यू। मैं न्याय साहब, आप लोग कैसे इसको एज अ पार्टी देख रहे हैं? 370 अरब रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सैलरी क्लास जो है वो टैक्स इस मुल्क में देती है, तो ये लोग सर फिर इनको इस्तिस्ना क्यों? इनकी जब भी टैक्स की बारी आती है, वो आपकी गवर्नमेंट हो, इनकी गवर्नमेंट हो, ये इसी तरह के प्रोटेस्ट हम देखते हैं कि होते हैं। ब्रॉडनिंग जो टैक्स बेस का कॉन्सेप्ट है,
टैक्स को वो बेस को ब्रॉडन करना चाहिए भी और हर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव भी होता है, मगर प्रॉब्लम एफबीआर इन इटसेल्फ में है। एफबीआर का देखें, एफबीआर डायरेक्टली कितना टैक्स कलेक्ट करती है, सारे का सारा रिलायंस है इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पे। आप देखें ये टैक्स कर क्या रहे हैं, ताजिर दो स्कीम के तहत करना क्या चाह रहे हैं कि अभी टैक्स ड्यू नहीं है, उन्हें कहते हैं हर मंथ आप एडवांस हमें टैक्स देते जाएं। हालांकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जितना आपका टैक्स बनेगा अगर कोई रहता है आप पे ऑफ करते हैं और आपकी इनकम एक्सपेंडिचर को देख के किया जाता है। जब आप एक वजह कर देंगे नहीं जी ये एक दुकान है इसने 10,000 पर मंथ देना ही देना है, इसने 20,000 देना ही देना है, जब उनमें परसेंटेज लगाएंगे ना तो उनकी चीजें और भी ऊंची जाएंगी। वो 1,000 एक छोटा दुकानदार जब टैक्स देगा ना वो उसके लिए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, जब आप उसको सैलरी क्लास के फॉर्मूला पे टैक्स करेंगे तब वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। देखें जो इनकम है लोगों के अकाउंट्स की एक्सेस एफबीआर को है पता है। देखें प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, अगर एक दुकानदार है वो डिफेंस में रह रहा है, वो किस तरह से रह रहा है, उसके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं। एफबीआर का काम भी यही है। देखें अब छोटी जो गली मोहल्ले की दुकान है अगर वो उस ब्रैकेट में अर्न ही नहीं कर रहा, उसकी इनकम ही नहीं जो है ना 12 लाख, तो आप उससे किस तरह से वो 1,000 रुपया भी ले सकते हैं। बात है वो जस्टिफाइड नहीं है। देखें और एफबीआर का तरीकेकार नहीं है, कानून तो कहता है रिफंड मिलेगा। इस मुल्क में कितने लोगों को रिफंड मिलता है? आपने जो उससे पैसा ले लिया, आप एडवांस इनकम टैक्स बिजली में भी ले रहे हैं, आप हर जगह से ले रहे हैं, तो वो एक सब्सटैंशियल अमाउंट बन जाती है। आपके इवन मोबाइल के बिलों पे इनकम टैक्स काट रहा है, तो अब वो सारी चीज़ों को किस तरह से रिकनसाइल करेंगे? ऑलरेडी आप देखें आप कोई आइडियल सिचुएशन पे नहीं खड़े, इस वक्त इकोनॉमिक डाउन टर्न है। इकोनॉमिक डाउन टर्न में कारोबार क्लोज हो रहे हैं ना कि कारोबार बढ़ रहे हैं, इसलिए एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तरीकेकार इन्हें बिठाएं करें और जो लोग नहीं उस ब्रैकेट में आते उनको फर्दर बर्डनाइज ना करें, ना कि आप लोग एज अ पार्टी वो कर रहे हैं, सपोर्ट इंडोर्स करते हैं जो बात वो कर रहे हैं। टैक्स बिल्कुल टैक्स बेस ब्रॉड करें मगर बैलेंसिंग एक्सरसाइज को करें, क्योंकि वो उनको ये बात भी पसंद नहीं आ रही। वो कहती है पॉलिटिकल पार्टीज हमारी तहरीक को हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं। ये एक डिफरेंट बेस है। देखिए मुल्क ने सर्वाइव करना है। देखें इसमें बुनियादी गलती किधर हुई है? देखें एक IMF ने तैयार करके बजट दे दिया जो कि लोकल रियलिटी से मैच नहीं करता। अब एज ए पॉलिटिशियन देखें जो भी जमात रूल कर रही है उसने देखें लोकल सर्कमस्टांसेस को देखना है। लोकल सर्कमस्टांसेस को देखे जिस एरिया से टैक्स निकल सकता है उन रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाएं, उनको टैक्स नेट में लाएं और ये ब्रॉडर एक्सरसाइज करें। अच्छा सेंटर साहब, इफ यू कुड ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू दिस, मैं फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं कि वही अगेन जो इन्होंने भी बात की कि टैक्स नेट में लाने से तो कोई भी नहीं कहता कि ये नहीं होना चाहिए, हम सब सपोर्ट करते हैं। तरीकाकार की बात है, अगर एक छोटा दुकान वाला है जो इतनी इनकम ही नहीं है उसकी साल के आखिर में, कि आप उसको कहते हैं कि साल का महीने का 1,000 रुपया दे दो, वो 12,000 रुपया साल का क्यों देगा? ये देखें मतलब हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं और इन्होंने जो डिफेंस के जो है ना एग्जांपल दी, डिफेंस तो चलो एक बड़ा पोश एरिया है। जो आपके छोटे से छोटा ताजिर भी है ना, मेरे ख्याल में 12,000 इज लाइक, मैं अगर गांव देहात की भी बात कहूँ आपको, अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूँ जिसको हम माशी तौर पर कहते हैं जी सबसे बैकवर्ड इलाका है पाकिस्तान का, अगर मैं उसकी भी बात करूँ तो वहां भी मेरे ख्याल में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो साल के 12,000 रुपए नहीं दे सकते। देखिए इस एक्सरसाइज के करने का मकसद क्या है? टैक्स कलेक्शन जो है इसमें सेकेंडरी है, इसमें प्राइमरी जो है वो है रजिस्ट्रेशन। जब आप देखें वो रजिस्टर होंगे, जब रजिस्ट्रेशन उनकी होगी एज ए फाइलर और एक नॉमिनल अमाउंट के साथ 12,000 रुपए, तो वो एक आप उनको टैक्स नेट में ला रहे हैं, वो आपको अपना टैक्स बेस आपका मौक़िफ़ है ना, वो ये कहते हैं कि अगर नाजायज है तो हम 12 पैसे भी क्यों दें, 12,000 सवाल ये कि वो कैसे इसको नाजायज कह रहे हैं। मतलब कौन सी हुकूमत, कौन सा मुल्क, कौन सी जो है ना वो रियासत, कौन सा एम्पायर जो है ना टैक्स के बगैर चलता है? और अगर देखिए इसी बात के ऊपर आज वो कमेटी भी बनाई गई, अगर वो और वो नेगोशिएशन कमेटी, अगर उनके पास कोई बेहतर आइडिया है, अगर अपोजिशन के पास बेहतर आइडिया है, PTI के पास बेहतर आइडिया है तो फ्लोट करें, क्यों नहीं बताते? तो क्या आपकी जो बात से ये मतलब समझ लिया जाए जो आपके और भी तर्जुमान कह रहे हैं हुकूमत के, कि आप लोग गिवन नहीं करेंगे इनके प्रेशर में, ये इम्प्लीमेंट होगा? देखिए मैं कल भी किसी अपने फ्लोर ऑफ द हाउस में मैंने ये बात की कि जी आज हमने अगर फैसले नहीं किए तो फिर मुझे जो है ना ये बड़ा फ्यूचर हमारा बड़ा डार्क है, तो हमें आज वो मुश्किल फैसले लेने होंगे, चाहे हमें उसका पॉलिटिकल डैमेज हो, चाहे हमें बड़ी कामयाब हड़ताल थी, डैमेज काफी होगा, आपको प्रेशर तो उन्होंने बिल्ड किया है आज। जी देखें आप अब सवाल है या तो आप पाकिस्तान चलें या फिर आप प्रेशर बर्दाश्त करें। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद होने से पाकिस्तान को ही नुकसान होता है। हम रियासत को प्रेफर कर रहे हैं, सियासत को नहीं। चले ये तो सर रियासत को प्रेफर करें, सियासत को नहीं। आप लोग थोड़ा सा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात पे भी पूछना चाह रही हूँ, क्या हो रहा है आपकी पार्टी के अंदर? ये हर रोज़ खबरें हैं कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में एक दूसरे से बन नहीं रही, कोई किसी को ओहदे से हटा रहा है, कोई हटवाने के लिए लॉबी कर रहा है, क्या हो रहा है? देखें
विद इन पार्टी एक पॉलिटिक्स होती है और वो चलती रहती है और होनी भी एक हद तक चाहिए, मगर क्योंकि देखिए ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, ग्रुपिंग है, क्योंकि जमहूरी पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं, आपने एक दूसरे के अगेंस्ट भी विद इन पार्टी कंटेस्ट करना है, आप उदों के लिए जो है ना एक दूसरे के अगेंस्ट पिचिंग करते हैं, मगर एक स्टेज पे जाके जाहिर बात है जब वो हद से आगे बढ़ जाए तो वो डैमेजिंग हो सकता है। टॉक शोज पे नहीं होती ना वो, इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, वो इंटरनली होनी चाहिए। बिल्कुल, वो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ और अब वो इंशाल्लाह ताला पार्टी के अंदर एफर्ट हो रही है, रिकंसिलिएटरी मेजर्स ऑन देयर वे हैं और जो सीनियर्स हैं वो उसको कर रहे हैं कि इस हद तक ना स्पाइरल आउट कर जाए कि जो है ना वो पार्टी के लिए डैमेजिंग। इस सारी सिचुएशन के अंदर वो जो एक शो ऑफ पावर की आप लोग बात करें या शो ऑफ यूनिटी की आप लोग बात करें कि आप लोग 8 सितंबर को कर सकेंगे, डू यू थिंक कि आप लोग मैनेज कर पाएंगे वो करना? देखिए आप दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक पार्टी का मैनेजमेंट का टेयर है और वर्कर्स हैं। जो पार्टी का वर्कर है ना वो खान साहब की कॉल को रिस्पॉन्ड करता है, वो 100% आप कहना कि पार्टी के मैनेजमेंट के टेयर को रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो इस तरह से नहीं है, वो लुक फॉरवर्ड कर रहा है इस जलसे को। नहीं, लेकिन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज भी करती है, मोबिलाइज भी करती है, मोबिलाइज भी करती है। और मोबिलाइज कितना कर लेंगे, जब लाखों का मजमा होता है ना, मैनेजमेंट हजारों में मोबिलाइज करती है, वो लाखों में मोबिलाइज नहीं कर सकती। वर्कर खुद इन इट सेल्फ चार्ज है, वर्कर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि खान साहब को बाहर लाना है और बाहर लाने का एक शो ऑफ स्ट्रेंथ का तरीक़ेकार है जलसों का। इसीलिए आप देखें कि पिछला भी जलसा जो पोस्टपोन किया गया वर्कर पहले से पहुंच चुका था और मैं कहूँगा अगर परसेंटेज वाइज देखें 50-60% ऑलरेडी लोग एक दिन पहले पहुंच चुके हुए थे जो पिंडी इस्लामाबाद के गिर्द। वो तो कहते हैं कोई थे, ये इसी बात के ऊपर आपकी गवर्नमेंट कहती है कि था ही कोई नहीं। लोगों को जितना आप लोगों का क्लेम था कि पाकिस्तान उमड़ आएगा तो यहाँ तो ट्विन सिटीज में रश होनी चाहिए थी। तो ट्विन सिटीज क्या आप देखें, खुद आपने एक दिन पहले तरनौल के इमेजेस दिखाएं, कितनी पुलिस, सारा मामला इकट्ठा किया गया, वो किस चीज के लिए इकट्ठा किया गया? डिटर करने के लिए ना। बाकी लोग मौजूद हैं, ये आपको 8 वाली एक्टिविटी में नजर आ। नहीं, लेकिन जो आप बात करें ना मैनेजमेंट और वो जो आप डिफरेंशिएशन मुझे बता रहे हैं, इसकी चलिए मुझे इस तरह जवाब दे दें कि केपीके से लीड करने के लिए हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब हैं आपके, ही इज गोइंग टू लीड। पंजाब से कौन लीड करेगा? हमाद अजहर साहब का तो पूरा मसला इतना कंट्रोवर्शियल हो गया। पंजाब में रीजन्स को अभी जो बाइफरकेशन है, रीजन्स को ऑटोनमस कर दिया गया। हमारे 4 रीजन्स हैं और 4 रीजन्स के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को टास्क दे दिए हैं और हर कोई अपने टारगेट पे इंशाल्लाह ताला उसे वेल बियॉन्ड करेगा रिस्पॉन्ड। और फर्दर एक और एस्पेक्ट है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, देखिए इस वक्त पीटीआई एक अलायंस में भी है और अलायंस का भी इंटरेस्ट है इस जलसे में और अलायंस भी वो उनके आने वाले दिनों में 1-2 मीटिंग्स होंगी, वो भी अपना रोल। पिछला जलसा कैंसिल करने पे अलायंस बहुत खुश नहीं था। हाँ जी, मगर अभी इसमें आपको उनका प्रॉपर विजिबल रोल नजर आएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि सारी पार्टीज का मुश्तरका एक एफर्ट या शो ऑफ पावर होगा। सेनेटर साहब, जो मैंने इब्तिदाई में बात की थी, कुछ ग्रीवेंसेस इस तरह के ग्रुप्स की हैं, जैसे ताजिर बरादरी की बात कर लें, यूटिलिटी स्टोर्स वाला मामला, इस तरह के और भी बहुत सारे मामला हैं जो हुकूमत के लिए आई नो कि आप लोग फेस कर रहे होते हैं। साथ ही साथ अभी एक पॉलिटिकल फ्रंट भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले भी कोई मेरा ख्याल है मुतअद्दिद मरतबा इजाजत नहीं मिली, इस दफा वो कहते हैं कि चाहे डू और डाई है, कुछ भी हो, 8 सितंबर को जो है शो ऑफ पावर होगा। प्रेशर के तौर पे देख रहे हैं इसको आप लोग? जी देखिए, इसमें कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे भी काफी सारे जलसे थे, पीडीएम के जलसे थे, उनकी एनओसी नहीं मिली, इजाजत नहीं मिली। देखिए उस दिन में मैं ये बता रहा था कि हालात आपके, अगर हालात आपकी इजाजत देते हैं, अभी रिसेंटली देखें हम एक वेव से गुजरे हैं और सबके सामने हैं। कुछ तकरीबन 20-25 दिन पहले एक हमारे डीसी साहब थे, उनके जो है ना वो शहादत हुई। तो मैंने किसी टॉक शो में ही बात की तो उन्होंने कहा जी बलोचिस्तान के डीसी का तरनौल के जलसे से क्या ताल्लुक है। अब देखिए आज वो फोर्ट मनरू पहुंच गए हैं, पंजाब के बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। कल खुदा ना खास्ता किसका फेलियर है? किसका फेलियर है कि पूरे सूबे को उन्होंने इतने सिस्टमैटिक तरीके से हिट किया है, प्लान करके हिट किया है? इंटेलिजेंस फेलियर है, सिविल इंतजामिया का फेलियर है, इसको भी तो एक्सेप्ट करने की जरूरत है ना सर। ये नहीं जी, देखिए ये हम एक बहुत आसानी से हम जो है ना इस्लामाबाद के अच्छे जो है ना वो ठंडी कमरों में ऑफिस में बैठ के और किसी के ऊपर ये ब्लेम करना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब आप रियलिटी में आते हैं, ग्राउंड पे आ जाए, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये सिर्फ ये किसी इंटेलिजेंस एजेंसी या किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या किसी गवर्नमेंट की जो है ना फेलियर नहीं है कि एज ए मिनहफुल कौम जो है ना हमारी वी हैव टू फाइट इट एज ए नेशन। देखिए दहशतगर्द को जो है ना वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वो काउंटर करती हैं, लेकिन दहशतगर्दी को पूरी कौम ने काउंटर करना है। ये एक इंडिविजुअल एजेंसी की, एक इंडिविजुअल सूबे की बात नहीं है। इसे हमने मिलके जो है ना लड़ना है। और ये नहीं तो अगेन ऐसे 2 बातें, एक तो ये कि आपने कहा ठंडे कमरों में इस्लामाबाद के बैठ के, तो फिर मोहसिन नकवी साहब को भी समझाएं ठंडे कमरों में बैठ के ऐसी बातें ना करें। वो कहते हैं कि एसएचओ की मार है, क्यों इतना, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है एक एसएचओ की मार है, आपका ताल्लुक है बलूचिस्तान से, उनको जरा मिलकर समझाएं।
कि SHO की मार है कि क्या सिचुएशन है, और दूसरा ये कि आपने जो रिलेट किया थोड़ा सा इसके अगेन आई वुड लाइक सम मोर एक्सप्लेनेशन कि क्या मैं जलसे की बात कर रही हूँ, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसको क्यों आप रिलेट करें अगेन एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के साथ। ये देखिए, मैं आपके पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। आपने कहा जी क्यों इसको रिलेट कर रहे हैं, मेरा सिर्फ कहना सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक नहीं है। अगर चाहे वो पंजाब में कहीं पर वो कच्चे के डाकू हैं, या वो कहीं पे TTP है, या कहीं पे कोई भी दहशतगर्दी है, वो किसी भी तरह की दहशतगर्दी, चाहे वो एथनिक टेररिज्म है, चाहे वो रिलीजियस टेररिज्म है, चाहे वो फाइनेंशियल टेररिज्म, किसी भी तरह की टेररिज्म, हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। और इस तरह का जब कोई जलसा होता है, जब कोई गैदरिंग होती है, तो यकीनन इट्स अ नरिशिंग ग्राउंड फॉर अ टेररिस्ट। उनको तो इस तरह का मौका चाहिए, वो तो कहीं जाके इस तरह के, अब देखिए मैं खुदा न खासा कोई भी वहां पे वाकया हो, उसकी जिम्मेदारी किसको? आप TLP आके बैठी, आपने बैठने दिया, आप लोगों को कोई खौफ नहीं था वाकया होगा, जमात इस्लामी आके बैठी, आपने बैठने दिया, बगैर NOC के बैठने दिया, तब आपको कोई खौफ नहीं था, इनसे क्यों खौफ होता है? हमें खौफ नहीं है जी। देखिए, हम ग्रेटर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो हम बात कर रहे हैं अवाम की। आप जब आवाम वहां पे आए, आप खुद जो कह रहे हैं जी इतने हजारों में लोग आएंगे, तो लेट से हजारों में लोग आ जाते हैं वहां पे, कोई भी वाकया, और फिर आप यहीं पे बैठ के यही कहेंगे कि जी ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है, ये हुकूमत की फेलियर है। देखिए, आप इस तरह, हम बड़े एक पोरस ग्राउंड्स पे बैठे हुए हैं इस वक्त, जो है ना हालात बड़े नाजुक हैं हमारे। हाँ। आप देखें, आप TTP की जो है ना वो देख लें, इनग्रेस देख लें, KP में कितनी हो चुकी है। आप ये जितनी भी इंसर्जेंट एजेंसीज हैं आपकी जो फॉरेन फंडेड हैं, ये बलूचिस्तान में कितनी है, इन सबको तो सिर्फ वो मौका चाहिए, वो एक आइडियल उनकी सिचुएशन चाहिए जहां पर वो, देखिए मकसद क्या है इन सबका, बैरूनी एजेंसीज का मकसद क्या है? हम सबको एज अ मिनहसुल कौम लड़ाना एक दूसरे से, हाँ। एक पैनिक क्रिएट करना, एक ऐसी सिचुएशन लाना जिसमें हम खानाजंगी की तरफ चले जाएं। हम अपनी एजेंसीज को खुद ही जो है ना वो अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, अपनी आर्मी को खुद भला करने। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि इतने सारे लोग जमा हो जाएंगे, फिर कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, मैं उमैर नाइल साहब से उसका जवाब लूंगी। हाफिज हमदुल्ला साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, और सर आपने एक ऐसे पॉइंट पर ज्वाइन किया, आपका एक तो बहुत शुक्रिया। जब हम बात ही पहले बलूचिस्तान की कर रहे हैं, आप इस वक्त भी क्वेटा में मौजूद है, आपका ताल्लुक है वहां से, सेनेटर शाज़ेब दुरानी मौजूद है, वो कहते हैं जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, ये बड़ा आसान काम है कि इदारों को उठा के या किसी को उठा के ब्लेम कर दिया जाए। मिनहसुल कौम दहशतगर्दी को हमने फाइट ऑफ करना है, हमने लड़ना है उससे, हमें उसकी तरफ काम करने की जरूरत है। आप इत्तेफाक करते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि दहशतगर्दी की जवाज़ पर तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी जिस भी नाम पर हो, उस दहशतगर्दी को, इंतहा पसंदी और शिदत पसंदी को आप जायज़ नहीं कह सकते। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी और शिदत पसंदी के बुनियाद पर आप मज़लूम लोगों को निशाना बनाते हैं, जाम बहक होते हैं, तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं, इससे भी कोई बाशऊर आदमी, बाशऊर कौम इत्तेफाक नहीं कर सकता। लेकिन बात यह है कि अगर आप आवाम और कौम को कहते हैं कि सब मिल के इसका मुकाबला करना होगा, आप बताइए, जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत नहीं थी, नेटो अमेरिका की सरपरस्ती में अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी, तो फिर आपको ये भी याद होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ उस ज़माने में, और उसके नतीजे में एक नेशनल एक्शन प्लान आया। पूरी कौम, अस्करी क़ियादत और सियासी क़ियादत समेत पूरी कौम, ये सारे एक पेज पर थे कि ये जो कुछ हो रहा है ये न इंसानियत है, न कानून है, ये क्या है। नतीजे में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन हुए। इसी तरह बलूचिस्तान में भी 49 और 48 से बलूचिस्तान ऑपरेशन के लिए एक तजर्बागाह बन चुका है। हमेशा ऑपरेशन होता रहा है। बिलखुसूस 2006 से जब नवाब अकबर खान बुगटी का मर्डर हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक यही ऑपरेशन मुख्तलिफ नामों से होता रहा है। अब आप बताइए कि फिर दहशतगर्दी ख़त्म क्यों नहीं हो रही कि वहाँ अस्करी क़ियादत और सियासी क़ियादत, सिविल ब्यूरोक्रेट, मिलिट्री ब्यूरोक्रेट सारे एक पेज पर, फिर भी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई। 20-22 साल हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, 2006 से लेकर फिर 49-48 तक, फिर 2006 से आज 2024 तक। और अब हम एक और ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है अभी तक हम दहशतगर्दी को ख़त्म न कर सके। क्या वजह है? क्या हमारी नाकामी है, हुकूमतों की नाकामी है?
या रियासती इदारों की हर नाकामी है। तो लिहाजा हमें ये मालूम करना चाहिए कि दहशतगर्दी अगर है तो इसका खात्मा किस तरह करना होगा। मसलन मैं एक बात आपको, आज मैंने वज़ीर दाखिला का एक स्टेटमेंट पढ़ा है, वो कहते हैं कि बलूचिस्तान की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में TTP मुलव्वस है। अब TTP जब तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आई, कौन थे, किसकी हुकूमत थी, जो वो काबुल जाके ख़ुद एतराफ़ करते हुए कि हमने 40 से 45 हज़ार TTP की लोग, जिसमें 7 से 8 हज़ार उनके मुसल्लह फोर्सेस थे, मुसल्लह लोग थे TTP के, वो हम पाकिस्तान लेके आए। जी, आप PTI की बात कर रहे हैं। ये कौम से पूछा आपने, जब आप फैसला करते थे उस वक्त मैं PTI की बात भी करता हूँ, मैं जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की बात भी करता हूँ, रियासती इदारे की बात एक पेश करते हैं। ठीक है। आज बलूचिस्तान में कल इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी आया था, उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द है जो एक हिस्सेचों की मार है। अब आप मुझे बताइए, इस बात को, इस बयान को आप संजीदा ले सकते हैं? यानी अगर आप एक SHO की मारे तो आप देखिए कितने गुनाह लोग मरे, कितने SHO शहीद हुए, आपकी फोर्सेस के लोग शहीद हुए, लेकिन दहशतगर्दी में दिन ब दिन इजाफा होता रहा है और आप कहते हैं कि ये एक SHO की मार है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वज़ीर आला के साथ खड़े होकर और दिगर अमले वज़रा के साथ, कैबिनेट के साथ, इससे दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मुझे आपको माज़रत इंटरप्ट करना पड़ेगा। जो बात आप कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप दहशतगर्दी का खात्मा कर सकते हैं। इस तरह नहीं हो सकता है कि एक बयान देकर हम दे, लेकिन आपने असबाब और अवामिल को ढूंढना होगा कि ये तशद्दुद है क्यों, इस क्यों को ढूंढना होगा, उसका इजाला करना होगा। जो कोर इशू है उस तक हम पहुंचते नहीं, और इस तरह की इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स के एक SHO की मार है हम तब देते हैं जब इतनी मासूम जानों का ज़िया हुआ और वहाँ पे जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ इशू पर भी मजीद बात करेंगे जो इस सारी सिचुएशन को एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के साथ हुकूमत बार बार रिलेट करती है कि वो इसलिए नहीं हम होने देते क्योंकि ये सूरत हाल है मुल्क में, उसका क्या एक बैकग्राउंड है, थोड़ा सा उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए।